नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ट्रंप कार्ड अमेरिका में चल गया है, क्या कहें कि अमेरिका ने मैडम प्रेसिडेंट कहने से इनकार कर दिया है और व्हाइट हाउस में वो ट्रंप एंट्री करेंगे जिनके समर्थकों ने 2021 में ऐसी एंट्री की थी कि व्हाइट हाउस के इतिहास में काला अध्याय लिखा गया। लेकिन अमेरिका ने एक उद्योगपति को चुना या फिर अमेरिका के विकास के लिए एक ऐसे नेता को जो उस काले अध्याय को पीछे छोड़ते हुए एक स्वर्णिम अध्याय को आगे बढ़ाएगा, ये अमेरिका तय कर चुका है। लेकिन ट्रंप के आने से जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा? जो वॉर फ्रंट इस वक्त ओपन है उनका क्या होगा? भारत के साथ ट्रेड और अन्य रिश्ते कैसे होंगे? वहीं क्या यह कहा जाए कि भारतीय मूल के हिस्से में पहले भी उपराष्ट्रपति की कुर्सी थी और अभी भी रहेगी, क्योंकि कमला हैरिस उपराष्ट्रपति रही तो अब क्या फिर से भारतीय मूल के हिस्से में उपराष्ट्रपति की कुर्सी आएगी? कहा जा रहा है कि जैसे कमला हैरिस का नाता भारत से है वैसे ही जेडी वेंस का भी नाता भारत से है। जेडी वेंस उपराष्ट्रपति हो सकते हैं, वो फिलहाल भारतीय मूल की उषा वेंस के पति हैं, लेकिन मोदी का दोस्त यूएस का बॉस। ये वैश्विक रिश्ता क्या वाकई में विश्व के अंदर एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा? आज बात इसी में। It's time to put the divisions of the past 4 years behind us. It's time to unite. ट्रंप ने पूरे इलेक्शन को क्या वाकई में स्विंग कर दिया है? बहरहाल अमेरिका के अंदर जिन स्टेट्स की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी वो 7 स्विंग स्टेट्स थे। अमेरिका में स्विंग स्टेट्स उन स्टेट्स को कहा जाता है जिनके बारे में यह तय कर पाना मुश्किल होता है कि वो रेड कलर के साथ जाएंगे या ब्लू कलर के साथ जाएंगे। मसलन डेमोक्रेटिक्स के साथ जाएंगे या रिपब्लिकन के साथ जाएंगे, और हर इलेक्शन में ये स्विंग स्टेट्स बदलते रहते हैं। इस बार जो 7 स्विंग स्टेट्स थे उनमें जो पहली थी वो थी नॉर्थ कैरोलिना, जहां ट्रंप को 3.6% के अंतर से जीत मिली है। दूसरी थी एरिजोना, जहां 54% काउंटिंग हुई और 0.88% से ट्रंप आगे रहे। तीसरी मिशिगन, जहां 67% काउंटिंग हुई, 6% से ट्रंप आगे। इसके अलावा वॉक्सिकॉन्स, जो 87% काउंटिंग हुई, 4% से ट्रंप आगे। पेंसिल्वेनिया 93% काउंटिंग हुई, 3% से ट्रंप आगे। जॉर्जिया में ट्रंप को 2.5% के अंतर से जीत मिली। निवाडा के अंदर 68% वोटिंग हुई और ट्रंप 5% से आगे। और आप ये कह सकते हैं कि ट्रंप ने पूरे तरीके से जो स्विंग स्टेट से वहां लोगों के जहन को स्विंग कर दिया और पूरे तरीके से अपने पाले में लेकर आए। इसमें एक और महत्वपूर्ण कड़ी है, वो है दरअसल एलन मस्क, जिन्होंने जमकर बम्पर ऑफर निकाले वहां पर कि ट्रंप को अगर वोट देंगे, अगर ट्रंप की समर्थक है तो वहां एक अलग तरीके की पॉलिसी चली। हालांकि वो केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है क्योंकि उसे वोट फॉर नोट या नोट फॉर वोट इस नजरिए से देखा गया। लेकिन क्या पूरे तरीके से तय हो चुका है कि अमेरिका में व्हाइट हाउस के अंदर राष्ट्रपति की कुर्सी डोनाल्ड ट्रंप संभालेंगे? ये जीत लगभग तय है, क्योंकि मोटा मोटा आंकड़ा समझिए, जो अमेरिका के अंदर कुल सीटें हैं वो 538 है। डोनाल्ड ट्रंप जहां आगे चल रहे हैं या जहां विनिंग कंडीशन में है वो 277 है। 270 वहां पर राष्ट्रपति बनने के लिए चाहिए होती है। कमला हैरिस 226 पर, और बहुमत जो 270 उससे कमला हैरिस बहुत पीछे है। हालांकि जब वोटिंग परसेंटेज के अंदर जो मार्जिन को आप देखेंगे वो लगभग 1 से 3% के आसपास नजर आएगा, लेकिन अमेरिका के चुनाव में हमेशा इतना ही अंतर नजर आता है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद नेटो देशों का क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद रूस यूक्रेन जंग का क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद लेबनान, फिलिस्तीन, ईरान वर्सेस इजराइल का क्या होगा? इसमें आप यमन यानी हुती को भी जोड़ लीजिए। इसके अलावा ताइवान और चीन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका क्या होगा? और भारत और चीन के बीच जो हाल ही में एक तरीके से सीज फायर हुआ उसका क्या होगा? क्या इन पर इसका असर पड़ेगा? इसके अलावा इलीगल इमिग्रेंट, भारतीय जो वहां एजुकेशन के लिए जाते हैं, उसका क्या होगा?
इंटरनेशनल ट्रेड का क्या होगा और पूरी जियोपॉलिटिक्स किस तरीके से अब बदलेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट कर्नल देवानंद जी। वो अपने आप में हमें सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं, डिफेंस भी समझाएंगे। इसके अलावा विषय विशेषज्ञ हैं अंकित अवस्थी हमारे साथ हैं और साथ में हमारे साथ विषय विशेषज्ञ AK सिंह साहब हैं। अंकित, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका एक बड़ा किरदार निभाता है, या कहें कि बाय डिफॉल्ट बिग ब्रदर की भूमिका निभाता है। उसमें ट्रंप का आना वैश्विक पॉलिटिक्स को किस तरीके से इफेक्ट करता है और यह पॉजिटिव होगा या कुछ इलाकों के अंदर नेगेटिव होगा? धन्यवाद विजेंद्र जी। इस बात में ये दोहराई नहीं है कि ट्रंप जब इलेक्शन में खड़े हुए थे उसी समय स्पष्ट कर दिया था कि या तो इस पार बातें होंगी या उस पार बातें होंगी। उनका रवैया डुलमुल स्टार्टिंग से नहीं था, यानी इलेक्शन कैंपेन में ही उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि ईरान की न्यूक्लियर साइट पर जाओ और बम गिरा दो। उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में ही साफ कह दिया था कि यूक्रेन वालों का युद्ध मैं उसी दिन रुकवा दूंगा जिस दिन मैं राष्ट्रपति बन गया। ठीक इसी प्रकार से उन्होंने चाइना के लिए कह दिया था कि अगर बाई चांस ताइवान पर आंख उठाने की कोशिश तुमने की तो मैं सीधा जाकर टैरिफ बढ़ा दूंगा। यानी कि एक ऐसा राष्ट्रपति उम्मीदवार बनकर ट्रंप चुनाव लड़े थे जिन्होंने पहले ही अपने सारे इरादे स्पष्ट कर दिए थे। तो आगे क्या होगा यह कोई बड़ी चुनौती नहीं है। ठीक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं उनकी जी, बोलिए बोलिए। विजेंद्र जी? हाँ, मैं सुन पा रहा हूं सर, बोलिए। ओके, हाँ, तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस व्यक्ति ने इलेक्शन कैंपेन में ही ये स्पष्ट कर दिया था कि मेरा दुनिया को लेकर रवैया क्या होगा, तो उससे अब ज्यादा अपेक्षा रखने की आवश्यकता नहीं है। सीधा मानकर चलिए कि उसने आर या पार पहले ही अनाउंस कर दिया था। बहुत से युद्ध खत्म होंगे तो संभव है बहुत से युद्ध शुरू भी होंगे। युद्ध खत्म होने में जहां साफ यह कह दिया था कि इजराइल तुम गाजा पट्टी का वॉर खत्म करो, सीज फायर नहीं, खत्म करो, दुश्मन को एलिमिनेट करो। सिमिलरली उसने इजराइल को इशारा साफ कर दिया था कि जाओ और न्यूक्लियर बम गिराओ। इसका मतलब यह है कि वो और एग्रेसिव तरीके से अमेरिका को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1। अंकित जी, बात यहां पर भारत की भी आपको रोक रहा हूं, अपनी बात को पूरा कीजिए। इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन के अंदर बहुत से कमिटमेंट किए जाते हैं, लेकिन जब एक संवैधानिक कुर्सी पर कोई आता है तो उसकी अपनी बाउंड्रीज होती हैं और वहां व्यक्ति नहीं बसता है, वो संस्थान होता है। और यहां वो अपने आप में अमेरिका होंगे और क्या वो जाएगा जो ट्रंप नहीं चाहेंगे, जो अमेरिका के हित में होगा। तो क्या आपको लग रहा है जो बड़ी बड़ी बातें की गई उतने ही बड़े एक्शन भी होंगे? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूं सर कि असल में होता यह है कि अमेरिका का भारत से जब कंपैरिजन होता है ना, तो हम ये मानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की तरह उनकी कुछ लायबिलिटीज होती होंगी, संसद में बहुमत जैसी कोई चीज होती होगी। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जो आदमी बन गया वो 4 साल तक हटाया नहीं जा सकता। उसका इंपीचमेंट बहुत नेक्स्ट लेवल का काम है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति का जो बयान पहले चुनावी भाषण में रहा वो एग्जीक्यूशन में मिलने के चांसेस बहुत हाई हैं इन कंपैरिजन टू इंडियन लीडर्स जिनके साथ संसदीय सिस्टम है, संसद के प्रति जो ऑब्लाइज्ड हैं। अमेरिका के केस में ये इजीली पॉसिबल है जो उन्होंने वादे किए। मैं यहां पर ऐड ये करना चाहूंगा कि भारत में 2 प्रकार के रवैये देखे जा रहे हैं। पहला रवैया यह है कि कमला हैरिस के साथ भी एक सेंटिमेंट जुड़ गया था कि भारतीय मूल की कोई महिला है, राष्ट्रपति बन गई तो अच्छा होगा। लेकिन ट्रंप ने चुनाव से 4 दिन पहले हिंदुओं पर बयान देकर के भारत के सेंटिमेंट को बदल दिया। भारतीय बहुसंख्यकों को अचानक उन्होंने अपने पक्ष में नारे लगवा दिए। न्यूज तो यह तक आ रही है कि उनके जीतते ही मोदी मोदी के नारे लगने लगे। मतलब सोचने की बात यह है कि हिंदू सेंटिमेंट अचानक उनके साथ जुड़ जाता है क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश में हुए हिंदुओं की हिंसा के खिलाफ अपने इलेक्शन डे से 3 दिन पहले बयान देकर स्पष्ट कर दिया कि मेरा रवैया क्या है। जहां वो ये कहते हैं कि मैं अपने देश में अवैध रूप से मुस्लिमों को नहीं घुसने दूंगा, वहीं हिंदुओं के खिलाफ हो रही यातनाओं पर खुलकर बोलूंगा। इससे कहीं ना कहीं भारत में उनके पक्ष में वैसा ही माहौल है जैसा कभी नेतन्याहू के पक्ष में हुआ करता था। ये देखने वाली बात है। तो इसमें आप मानकर चल रहे हैं कि जेडी वेंस जो कि सीधे तौर पर तो भारतीय मूल के नहीं है लेकिन भारतीय मूल की उषा वेंस के पति हैं, वो उपराष्ट्रपति हो सकते हैं? देखिए, ये अभी विजेता के साथ घोषणा के साथ पता चलेगा। मैं इसमें अभी तक रिजल्ट्स नहीं देख पाया हूं, उसके बाद मैं कुछ बोल पाऊंगा। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। कर्नल देवानंद जी, 2 चीजें, क्योंकि जिस तरीके से अंकित कह रहे हैं कि भाई वॉर खत्म होगी और वो एक अलग तरीके से खत्म होगी, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि
अमेरिका जिसका पूरा कारोबार, जिसकी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा वॉर पर ही टिका हुआ है, डिफेंस और वेपन्स पर ही टिका हुआ है, वहां इजिली वॉर को खत्म किया जाएगा, या इस बयान के अपने आप में मायने हैं कि इससे उस पूरी इंडस्ट्री को एक्सेलरेट किया जाएगा कि चलिए जंग को और तेज कीजिए और इसको खत्म कीजिए? योगेंद्र जी, सबसे पहले बता दूं कि ये जो चुनाव है यूएसए के इतिहास में बहुत ऐतिहासिक है। ये जिस प्रकार से थोड़े दिन पहले हरियाणा में एक तरह राष्ट्रवाद की लहर के अंदर जिस प्रकार से हमें रिजल्ट्स देखने को मिले थे, सामान्य जितने भी इसके फोरकास्ट कर रहे थे सबको इन्होंने फेल कर दिया। उसी तरीके से जिस प्रकार से वहां पर अमेरिका में देखा गया है कि जिस प्रकार से फोरकास्ट को फेल करते हुए एक ऐतिहासिक जीत हुई है, और इस ऐतिहासिक जीत में दो मुख्य बिंदु हैं। पहले तो चीज है कि जिस प्रकार से वहां पर उनके जो सेनेट होती है उसके अंदर 51 सदस्य ऑलरेडी जीत चुके हैं। कहने का मतलब कि उनकी मेजॉरिटी आ चुकी है, जहां पर जब भी इनके मंत्रालय बांटे जाएंगे तो उस समय प्रमुख इनके अपने प्रेसिडेंट के साथ रहेंगे। और दूसरी बात है, जो गवर्नर्स के जितनी जो सीट्स हैं उसके अंदर ऑलरेडी 27 ये ऑलरेडी जीत चुके हैं। तो ऐतिहासिक माना जाना चाहिए। जो ट्रंप साहब ने बोला है, मेरे से पहले हमारे साथी पैनलिस्ट जो बोल रहे थे, मैं उनसे सहमत हूं कुछ विचारों में, बिल्कुल उनका मूल्यांकन सही है। देखिए, सबसे बड़ी बात जहां तक है कि जो कोई विचारधारा एक राष्ट्र के साथ नेशन फर्स्ट करके कोई भी करता है, और ये देखने में मिला था हिंदुस्तान के साथ साथ अमेरिका में, जैसे आपने आज इसकी पूरी हेडिंग बनाई है मोदी जी के मित्र, जिस प्रकार से कभी बताया कि भारतवासियों का समर्थन वहां मिलना, इंस्पाइट ऑफ हमारी जो लेडी इनके जो विरोध में खड़ी थी, वो भारतीय मूल के होने के बावजूद भी वहां पर भारतवासियों ने, जितने भी हमारे वहां पे भारत मूल के जितने भी भारतीय रहते हैं, उन्होंने जाके ट्रंप का समर्थन किया है। तो इस बैकग्राउंड के साथ कमला हैरिस सिर्फ भारतीय मूल की ही थी, भारत के लिए कुछ किया नहीं, और भारत के वेलफेयर में सबसे ज्यादा अड़ंगा लगाया गया। जी, वहां पर मैं वही बताना चाह रहा हूं, बांग्लादेश के अंदर जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, और जब बांग्लादेश के अंदर एक चुनी हुई सरकार को जिस प्रकार से ट्रंप साहब ने बोला था कि भाई ये तो अमेरिका के द्वारा, जो बिडेन साहब का नाम लगाया था कि उनके द्वारा बनाई हुई सरकार है, कुछ इस तरह के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे। उस समय ट्रंप साहब आए थे और उन्होंने उसका विरोध किया था और कहा था कि अन्याय हिंदू ही नहीं, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ जो हमारी महिला, जिनके हम हमारी भारतीय होने का गर्व कर रहे थे, उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा। तो ये ऐतिहासिक बिंदु है। अब मैं आता हूं जो आपने युद्ध की बात छेड़ी। देखिए, जियोपॉलिटिक्स जिस प्रकार से चल रहा है, मैं ये मानता हूं ये वाटरशेड एक तरह से आज का ये रिजल्ट है, और ये दुनिया में एक दूसरे लेवल की शांति और युद्ध का आगाज है। शांति इसलिए है कि जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है, मैं ये मान के चलता हूं ट्रंप, पुतिन, मोदी तीनों का एक ऐसा ट्रायो है कि ये जल्दी 24 से 48 घंटे में से युद्ध के शांत होने के संकेत मिल जाएं तो ज्यादा अचंबा नहीं होना चाहिए, और ट्रंप साहब इस पे क्लियर कर चुके हैं ना। दूसरी तरफ इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं आप। एके सिंह साहब हमारे साथ जुड़े। एके सिंह साहब, पहले इसी बिंदु को आप एक बार स्पष्ट कीजिए, फिर मैं आगे आपसे सवाल करूंगा। भाई, अमेरिका तो नेटो देश को लीड करता है, यूक्रेन को न सिर्फ आर्थिक सहायता दे रहा है बल्कि वेपन्स दे रहा है, और उसी के दम पर यूक्रेन लड़ रहा है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि भाई ट्रंप के आने से नेटो कमजोर पड़ेगा, और जो यूक्रेन को एक सब जुबाग दिखाया जा रहा था कि आपको नेटो में शामिल होना है और जंग पूरी इसी पर टिकी है, वो पूरे तरीके से खत्म होगी और विराम लगेगा? ये संभव है? एके सिंह साहब, माफी के साथ मैं रोक रहा हूं सर, टेक्निकल इश्यू, आपका ऑडियो हम नहीं सुन पा रहे हैं, वापस आपके पास आएंगे। लेकिन अंकित, यही सवाल मेरा आपसे है कि भाई नेटो को तो संभाल ही अमेरिका रहा है, अगर यूक्रेन को नेटो में लाने की बात हो रही है और अब कहा जा रहा है कि पुतिन के साथ ट्रंप के रिश्ते मजबूत होंगे और नेटो कमजोर पड़ेगा, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि यूक्रेन को जो आर्थिक सहायता अमेरिका दे रहा है, कोई व्यक्ति नहीं, अमेरिका दे रहा है, उसको खींच लेंगे और रूस के साथ जाकर अमेरिका खड़ा हो जाएगा? दोनों अलग बिंदु हैं। देखिए, इसके दो स्पष्ट पहलू हैं, और पहला पहलू जो आपने कहा कि नेटो के केस में क्या होगा, तो नेटो का स्पष्ट रूल कहता है कि कोई भी देश अगर वो वॉर में है तो वो नाटो मेंबर नहीं बन सकता। तो पहला पॉइंट तो पहले ही खत्म हो जाता है कि यूक्रेन जो ऑलरेडी 982 दिन युद्ध लड़ चुका है, वो ऑलरेडी वॉर में है, तो नेटो की तो एलिजिबिलिटी कैंसिल होती है। अब पार्ट 2 एक्टिवेट होता है कि क्या इनको फंडिंग मिलना रुक जाएगी? निश्चित ही रुक जाएगी, ये पहले ही वो बोल चुके हैं।
इसीलिए मीम मार्केट एकदम गर्म है और लोग बार बार इनके आनंद ले रहे हैं कि यूक्रेन वालों अब तुम्हारा क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले यूरो न्यूज देख रहा था मैं, उसमें तो साफ साफ यूक्रेनियंस इस बात का दुख मना रहे हैं कि साहब हमारी फंडिंग का क्या होगा ट्रंप अगर सत्ता में आ गए। एक तीसरा पहलू और है जिसे बहुत देखने की आवश्यकता है, और वो ये है कि जब ट्रंप पिछले चुनाव लड़े थे बाइडेन के समक्ष, जब आमना सामना हुआ था, तब बाइडेन ने आरोप लगाया था कि आने वाले समय बाइडेन ने आरोप लगाया था कि पुतिन अमेरिका के चुनावों में धांधली करवा सकते हैं। मतलब ट्रंप और पुतिन की मित्रता के चर्चे अमेरिका में खूब हैं। तो पुतिन का आने वाले समय में ट्रंप से क्या कनेक्शन होता है ये तो नहीं पता, लेकिन चूंकि ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ साथ एक व्यवसायी भी हैं, और व्यवसायी व्यक्ति के अपने व्यावसायिक हित क्या होते हैं ये तो सर वो ज्यादा अच्छे से जानते होंगे भाई। तभी तो फिलहाल उनकी जो कंपनी है साइकोलॉजिकल विन तो ये है बैक टू बैक सर्किट लग रहे हैं सर। कल भी 15% का अपर सर्किट था, आज भी मार्केट बूम बूम कर रहा है। लेकिन मेरा सवाल इससे इतर भारतीय मार्केट को लेकर है, ट्रंप के आने से भारतीय मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, भारत के साथ जो औद्योगिक रिश्ते हैं उस पर क्या असर पड़ेगा, भारत के जो युवाओं के लिए अमेरिकन अपॉर्चुनिटी है, और जिसको एक कहा जा रहा था कि भाई शायद अगर कमला हैरिस आई तो उस पर लगाम लगेगी, क्या वो और एक्सेलरेट होंगी, ये रिश्ते और मजबूत होंगे? इसको मैं 3 फेज में आंसर दूंगा। फेज नंबर 1, ट्रंप का जब पिछला शासन था तब भारत का मार्केट कैसा रहा था, तो आंसर है कि ट्रंप के पिछले शासन में नैस्डैक और निफ्टी का कंपैरिजन करें तो उनका अमेरिकी मार्केट नैस्डैक निफ्टी के कंपैरिजन में तेजी से आगे चला था। मतलब भारत को इतना फायदा नहीं हुआ था जितना अमेरिका को हुआ था, जो उनके बयानों से भी दिखता है कि अमेरिका फर्स्ट की नीति है। पॉइंट 1 खत्म। दूसरा, भारत के व्यापार को क्या फायदा होगा। ऑलरेडी भारत अमेरिका के साथ $128 बिलियन का सालाना व्यापार करता है। इसका मतलब इनका व्यापार पहले से ही दुनिया में नंबर 1 है और उसमें भारत ऑलरेडी ट्रेड सरप्लस में रहता है, यानी कि पैसे कमाता ही है अमेरिका से व्यापार करके। अमेरिका के साथ आने वाले समय में क्या होगा, तो ट्रंप ने अपने चुनावी बयानों में एक लाइन बोली थी और वो ये था कि अमेरिका से व्यापार करके चाइना, ब्राजील और इंडिया पैसे खूब कमाते हैं, लेकिन ये लोग हमसे ट्रेड में पैसे, मतलब टैक्स में पैसे खूब कमा ले जाते हैं, यानी कि टैरिफ हमारे गुड्स पर बहुत लगाते हैं। एक्सपोर्ट जब हमें करते हैं तब तो खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन हमारा गुड्स जब इनके यहां जाता है तो उस पर ये खूब सारा टैरिफ लगा देते हैं। और उन्होंने हार्ले डेविडसन का उदाहरण लिया था। माना जा सकता है कि आने वाले समय में ट्रंप भारत से ये कहें कि आप हमारे कुछ अमेरिकी गुड्स पर से टैक्सेशन हटाओ, और उनमें से हार्ले डेविडसन एक सिग्नेचर बाइक बन सकती है। और तीसरी बात जो आपने कही, तो मैं व्यापार के केस में कहूं तो इंडिया अमेरिका का व्यापार आगे ही चढ़ेगा, लेकिन हाँ इसमें संभव है कि भारत को टैरिफ में कहीं ना कहीं कुछ कमी दिखानी पड़े। प्लस मैं एक ऐड लाइन एक्स्ट्रा करना चाहूंगा कि जो चाइना के साथ इन्होंने अपना बर्ताव रखा है कि मैं चाइना पर टैरिफ बढ़ा दूंगा, पिछले सेशन में भी इन्होंने ऐसे ही किया था कि चाइना के साथ टैरिफ वॉर लंबा खेला था। ऐसे केस में भारत को चाइनीज गुड्स की जगह सप्लाई चेन में बड़ा रोल मिल सकता है, यानी कि जो सामान चाइना से एक्सपोर्ट होते थे आने वाले समय में वो इंडिया से एक्सपोर्ट हो सकते हैं, तो इंडिया का ट्रेड और बढ़ सकता है। आखिरी पॉइंट जो आपने वीजा के केस में कहा, ट्रंप चूंकि अमेरिकी फर्स्ट नीति को प्रमोट करते हैं और H1B वीजा को लेकर काफी सख्त रहे हैं, ऐसे में भारतीय जो कामगार वहां काम करने जाते हैं उनकी संख्या में कुछ कटौती हो सकती है। इसको लेकर के पहले ही नहीं, लेकिन वो तो इलीगल माइग्रेशन होगा ना सर, लेकिन लीगली अगर कोई जाना चाह रहा है तो उस पर तो क्या ही होगा। मोदी जी और ट्रंप के बीच की जो बातचीत है, नहीं सर, उसमें भी H1B वीजा अलाउ करता है कि कितने लोगों को परमिशन दी जाए वहां जाके काम करने की। ट्रंप ने कह रखा है कि मैं अपनी तरफ से जाने वाले लोगों की संख्या कम करूंगा। ठीक है, एके सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए। एके सिंह साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? जी जी पहुंच रही है। ठीक है सर, शुक्र है, आपकी भी आवाज हम तक पहुंच रही है। भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा सर ट्रंप के आने से, अगर 2-4 बिंदुओं में मोटे तौर पर समझा जाए तो, और प्लस पहले गिनाइएगा सर। जी प्लस ही बताऊंगा मैं। देखिए, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वहां की, जो बिडेन साहब की गवर्नमेंट थी, उसको कंट्रोल करता था जिसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय डीप स्टेट। ये डीप स्टेट जो है फॉर्मली जो कम्युनिस्ट हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं वो, और जो इस्लामिस्ट हैं उनका एक बड़ा, और जो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह हैं, इनका बहुत बड़ा तंत्र है जिसे हम डीप स्टेट कहते हैं। और उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव के बारे में भारत में सबको पता है, जैसे जॉर्ज सोरोस। तो वो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वहाँ की, डेमोक्रेटिक पार्टी की जो गवर्नमेंट थी, वो भारत के विरुद्ध षड्यंत्र में लगी हुई थी पूरी की पूरी तरह। अगर वहाँ की ब्यूरोक्रेसी देखें आप, चाहे अमेरिका के अंदर या फिर उनके एम्बेसडर को देखें आप यहाँ पे भारतवर्ष में, तो वो मोदी सरकार के बहुत ही ज्यादा विरोध में थे।
और भारत सरकार की नीतियों के कई नीतियों के विरोध में थे। उदाहरण के लिए उन्होंने 370 का विरोध किया था, ठीक बात। उसी तरह से सीएए का विरोध किया था। और अभी आप देखे होंगे पिछले 2-3 महीने में यहाँ के एम्बेसडर जो है जाकर के कभी फारूक अब्दुल्ला साहब से मिलते हैं, कभी वो हैदराबाद के जो मियाँ जी है उनके साथ मिलते हैं। निज्जर के केस में खालिस्तान के समर्थन में बयान दिया बाइडेन ने। जी, आपने कुछ कहा? निज्जर के केस में खालिस्तान के समर्थन में बयान दिया बाइडेन ने। जी जी जी, मैं वही कह रहा हूं कि जहां तक भारत के इंटरेस्ट है उसके विरुद्ध में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही है। उतना ही नहीं, वहां की जो एकेडमिया है और जो वहां की मीडिया है वो भी जो है इसी डीप स्टेट के कब्जे में रहती है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि वहां की मीडिया में भारत के विरुद्ध रोज रोज बातें लिखी जाती हैं। और वहां के एकेडमिया में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हुआ या जिसे आईवी यूनिवर्सिटीज बोलते हैं, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज बोलते हैं, वहां पे डिसमेंटलिंग हिंदुत्व तरह के जो है इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ट्रम्प साहब, और ये ना भूलें आप कि 1976 में जब ट्रम्प साहब मात्र करीब 30 वर्ष के थे तो पहली बार उन्होंने इस्कॉन की तरफ से एक जगन्नाथ जी की, भगवान जगन्नाथ की एक रथ यात्रा भी निकाली थी। और अंततः मैं कहना चाहूंगा कि अगर उनका कार्यकाल 2016 से लेकर के 20 तक का देखें तो उन्होंने पूरे विश्व में कोई भी नया युद्ध स्टार्ट नहीं किया। ये सारे युद्ध जो हैं ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने ही स्टार्ट किया। या तो बराक ओबामा के दौर में रहे या फिर बाइडेन के दौर में रहे। जी, तो मेरा मानना यह है कि भारत के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छी बात होगी। जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, बांग्लादेश के यूनुस साहब जब 2016 में ये जीते थे ट्रम्प साहब, तो यूनुस साहब ने ये कहा था कि सूर्य ग्रहण लग गया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। वो बात ट्रम्प साहब को याद थी और उन्होंने कहा था कि मैंने सुना है कि कोई माइक्रो फाइनेंस का बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फेमस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ फाइनेंस किया। ये उन्होंने 2016 में बात कही थी। तो मेरे को लगता है कि यूनुस साहब जो है उनको समस्या आएगी। और आप ये ना भूलें कि श्रीमती शेख हसीना जी, उन्होंने आज तक जो है प्रधानमंत्री के पद से रेजिग्नेशन नहीं दिया है। ठीक है, तो देखिए अब ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर एक बार फिर से तख्ता पलट हो सकता है। अब ये कह रहे हैं बिल्कुल हो सकता, संभावना बिल्कुल है इसकी। ठीक है, पुनः जो बांग्लादेश में जो है शेख हसीना साहब का उनकी सरकार बन सकती है। ठीक है कर्नल देवानंद जी, मैं इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में ही समझना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान के पीछे या तो चीन होता है या अमेरिका से फंडिंग होती है। बांग्लादेश, जिसके बारे में हर कोई जान रहा है कि बाइडेन ने किस तरीके से पॉलिटिक्स वहां पर की। श्रीलंका, जो चीन के पैसों के नीचे दबा हुआ है, हालांकि अब बहुत तेजी से वहां भारतीय इन्वेस्टमेंट भी हो रही है और भारत सपोर्ट भी कर रहा है। ऐसे म्यांमार है और भी बहुत से मोर्चे हैं जो पड़ोसी मुल्क है भारत के। अमेरिका में ट्रंप के आने से उन मोर्चों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात है, मैंने जैसे आपने खुद ने अपनी हेडिंग चला रखी है मोदी मित्र। मैं ये मानता हूं ट्रंप साहब के आने से भारत के लिए कोई ज़्यादा नुकसान की कोई बात नहीं होने वाली है, क्योंकि जो भी चीज़ भारत में होने वाली है हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारी जुड़ी हुई है। पहले जैसे आपने बांग्लादेश का नाम लिया, मैं मानता हूं हो सकता है वो समय दूर नहीं हो जब शेख हसीना जी वापस थोड़े समय बाद वहाँ, क्योंकि जिस प्रकार बांग्लादेश के अंदर जो अभी मेरे से पहले AK सिंह जी साहब बता रहे थे, डीप स्टेट का जो नेगेटिव रोल रहा बांग्लादेश में, उसको शायद सही हो जाए। श्रीलंका का हमें पता, चीन और पाकिस्तान का, जहाँ तक चीन का जो हाल है, देखिए प्रेजेंट जो मौजूदा हालात थे बिडेन साहब के टाइम पर, जिस प्रकार से 15 दिन पहले भी जो स्थिति थी जब भारत, रूस और चीन इतने दबाव में आ गया कि चीन ने पहली बार इतिहास के अंदर, जो भी जानकार हैं, वो उस जगह वापस चला गया जहां से उसने पेट्रोलिंग शुरू की थी। तो मैं मान रहा हूं कि अब पाकिस्तान श्रीलंका ज्यादा विषय नहीं होना चाहिए। अमेरिका अगर थोड़ा हम बड़े ऊपर स्तर पे देखें, हमारा मित्र देश जैसे इजराइल है भारत का, और इजराइल और जिस प्रकार से ये पूरा ट्रंप साहब ने उनको साफ बोल दिया खत्म करो। मेरे पहले अवस्थी साहब बता रहे थे कि भाई उन्होंने क्लियर किया है, वो बात सत्य है। वो ये नहीं बोला कि आप लड़ाई नहीं लड़ो, उन्होंने कहा इनको खत्म करो, और ईरान के लिए बोल दिया है कि इसको मैं डी-न्यूक्लियर कर दूंगा। ये ट्रंप साहब ने बहुत क्लियर कर दिया है। तो मैं मानता हूं जब इधर शांति होगी, रूस और यूक्रेन की शांति होगी, भारत ऑटोमेटिकली विल हैव इट्स बेटर ट्रेड। मैं ऐसा देखता हूं ना। पाकिस्तान का जहां तक मेरे से पहले एक हमारे साथी ने जिक्र किया था इनका अपना इमरान खान का लेकर के, देखिए बात सत्य है, क्योंकि जो डीप स्टेट है, अमेरिकन डीप स्टेट, जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट है, भारत विरोधी मैं मानता हूं उसको,
उनकी इच्छा ये रहती है वो चीन की मदद ले, चाहे नेपाल में इनके माओवादी की मदद ले या पाकिस्तान के अंदर तालिबान की मदद ले या कहीं भी दुनिया में, वो भारत को कमजोर करने की स्थिति में रहता है। ट्रंप साहब के आने से बहुत क्लियर हो गया है कि उनकी पॉलिसी आर प्रोग्रेसिव, उनके कंट्री के प्रोग्रेसिव। तो मैं भारत के हित की ये बात देखता हूं। जहां तक सेना का ताल्लुक है, देखिए मैं जितने भी कुवैत का एग्जांपल ले लीजिए, कुवैत की ये स्थिति आ रखी थी कि बिडेन साहब के टाइम पर उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं बच रहा था। अब क्योंकि चीन हमारे साथ अलग तरह के समझौते कर रहा है, पर भारत के हित में होगा क्योंकि कुवैत पावरफुल होगा, चीन के ऊपर और दबाव बन पाएगा, पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव रहेगा और बांग्लादेश में मैं मानता हूं स्थिति अच्छी होने वाली है। सर मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। अंकित अवस्थी जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाह रहा हूं, क्या यह भी संभव है कि ट्रंप इसलिए जीत गए क्योंकि अमेरिकन को मैडम प्रेसिडेंट नहीं चाहिए? नहीं सर, जेंडर बायसेस के तो ऊपर अपन कमेंट्स ना ही करें, क्योंकि अमेरिका बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि उनकी जो नीतियां थी उनका बहुत खुलेआम विरोध हो रहा था और वो खुलेआम विरोध यहाँ पर लाजमी था। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ देखना होगा, सोशल मीडिया का प्रभाव, जिसकी बार बार चर्चा होना आज के समय पे जरूरी है। एलन मस्क ने जो इनके चुनाव में रोल प्ले किया है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से है और भारत को बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। कह रहे हैं स्विंग स्टेट के अंदर $1 बिलियन के आसपास जो उपहार भेंट कर दिए गए, उसने स्विंग स्टेट के अंदर सब कुछ स्विंग करते हुए ट्रंप के हित में ला दिया। आप ये कह रहे हैं? सर, इससे ज्यादा ये कह रहा हूं कि ये देखना कि अमेरिका में उद्योगपति खुलकर समर्थन करते हैं। भारत जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसे समझने की आवश्यकता है कि लोग अपने मत और विचार को अभिव्यक्त करना सीखें। अमेरिका ने दिखा दिया कि बिल गेट्स किसके साथ है, एलन मस्क किसके साथ है। ये दिखाने के बावजूद उनके धंधों पर कोई डर नहीं है। वहां के तो सर वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स भी बताते हैं कि वो किसके साथ है। शुक्रिया अंकित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मन करता है कि और बातें करें, लेकिन समय की बाध्यता है। AK सिंह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और कर्नल देवानंद जी आपका भी बहुत शुक्रिया। अमेरिका के अंदर चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, राष्ट्रपति बनेंगे। भारत के साथ उनकी पहले भी मधुर संबंध रहे हैं, लेकिन हाँ, एक जो बड़ी बात है, जो भारत कह रहा है कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का दौर है, ट्रंप के आने से क्या जो युद्ध चल रहे हैं क्या वो खत्म होंगे? क्योंकि ट्रंप कह चुके हैं पहले से ही कि इनको खत्म कीजिए और बीते कार्यकाल में भी ट्रंप के कोई जंग नया मोर्चा नहीं चलाते। या तो उससे पहले बराक ओबामा के वक्त में थे या जो इस वक्त चल रहे हैं वो जो बाइडेन के दौर के हैं। तो क्या वाकई में युद्ध का दौर खत्म होगा, बुद्ध का दौर आएगा और उसमें भारत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर वैश्विक पटल पर जियोपॉलिटिक्स में नजर आएगा? इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। It's time to put the divisions of the past 4 years behind us. It's time to unite